एक बार बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत आज हम जो है वो जीएस प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है कि भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं, इसे किस प्रकार प्रभावी एवं पारदर्शी जो है वो बनाया जा सकता है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसके आने की बहुत संभावना है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। थर्ड पेपर में है, 12 अंक का प्रश्न है। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस की प्रमुख चुनौतियां क्या है और इसे किस प्रकार जो है वो प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो है 2 डायमेंशंस है। तो सबसे पहले आपका की पॉइंट क्या है कि पीडीएस क्या है, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आप पीडीएस के बारे में बता दीजिए 15 से 20 शब्दों में, चूंकि 12 अंक का प्रश्न है तो 25 शब्दों में, यही आपके भूमिका का पार्ट हो गया। अब उसके बाद आपको बताना है कि इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं। भूमिका के बाद ये आपका एक पॉइंट हो गया। फिर इसे किस प्रकार, अगर चुनौती है तो उसका समाधान होना चाहिए और वही आप समाधान बता दीजिए, तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा कि मतलब इसको पारदर्शी और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है। भाई किसी चीज़ में अगर कमी है, उस कमी को सुधार लीजिए, वो अपने आप दक्ष हो जाएगी, कुशल हो जाएगी। और वही पीडीएस के साथ भी है। तो ऐसे ही आपको प्रश्न को तोड़ना है। जनरली बच्चे करते क्या हैं कि देखिए, बच्चों की भी गलती नहीं है। बहुत से बच्चे पहली बार जाते हैं मुख्य परीक्षा देने, तो उनको लगता है कि बस जल्दी जल्दी लिखें, एक प्रेशर क्रिएट रहता है कि हमारा प्रश्न छूटे ना। अच्छी बात है, प्रश्न छूटना भी नहीं चाहिए। प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे तो आप मुख्य परीक्षा में पास होने की दिशा में सबसे अगली पंक्ति में रहेंगे, ये पहली शर्त तो है। लेकिन मतलब ये अनिवार्य नहीं है। आप सोचिए कि आप करिए क्या कि आप जो है वो जरूर कुछ भी लिख कर के आइए और सारा पेपर भर के आइए, तो विश्वास मानिए कि आपको नंबर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये उम्मीद मत करिए कि पेपर भर के हम आ जाएं और हमको जो है कुछ भी लिख करके आ जाएंगे और अंक पा जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। अंक आप तभी पाएंगे कि जब आप टू द पॉइंट, मतलब प्रश्न के डिमांड के अनुसार जो है आंसर राइटिंग करेंगे, पहली चीज़। फिर आपके उत्तर में क्रमबद्धता रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप भूमिका लिखे उसके बाद फिर भूमिका ना लिख करके पहले निष्कर्ष ही लिखना शुरू कर दिए। और जनरली 50% बच्चे मेरे पास मुख्य परीक्षा में जो कॉपियाँ आती हैं, मैं अपने जो मुख्य परीक्षा जो पीटी पास किए हुए स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं कि भूमिका में ही पहले निष्कर्ष लिखने लगते हैं। मतलब वो कितना ब्लंडर है कि भाई अगर आप ये देखिए प्रश्न में, अगर आप ये भूमिका वाला पार्ट है और ये बीच का पार्ट है और फिर लास्ट में ये निष्कर्ष है, तो अगर आप ये चीज़ें पहले लिख देंगे और ये चीज़ें जो है भूमिका लिखे ही नहीं, निष्कर्ष ही आप बताने लगे, तो कितना ज़्यादा जो है ये गलत तरीका है आंसर राइटिंग का। क्योंकि निष्कर्ष में आप तभी आएंगे कि जब ये सब चीज़ें आप बता देंगे, तब ना आप निष्कर्ष में आएंगे। मतलब एक तरीके, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप जो है नर्सरी LKG UKG, अब तो तमाम केजी आ गया है, हम लोग के समय में इतना ज़्यादा नहीं था, तो अपर केजी लोअर केजी था। और लेकिन ये है कि आप ऐसा तो है नहीं कि पहले आप इंटरमीडिएट कर लीजिए उसके बाद आप इधर आएंगे, भाई एक क्रम से ही तो आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ज़रूरी है। और देखिए भूमिका में क्या है कि भूमिका हमेशा इन्फॉर्मेटिव होती है, परिचयात्मक होती है। ये नहीं है कि आप भूमिका में ही इतना ज़्यादा अपनी विद्वता दिखा दीजिए। एग्जामिनर आपसे भूमिका में आपकी विद्वता की उम्मीद नहीं करता है। और अब तो जो जीएस के प्रश्न देखिए, जब ऑप्शनल होते थे किसी समय, तो वहाँ थोड़ी बहुत उम्मीद की जाती थी, वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे होता था कि थोड़ा सा आप इसको डिकोड करिए, थोड़ा आकर्षक तरीके से बताइए। लेकिन अब तो ये है कि आप की पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए कायदे से, उससे शानदार भूमिका कुछ होती ही नहीं है और आप वही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि थोड़ा सा पीडीएस के बारे में बताइए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है जो कम आय वाले परिवारों को सस्ती कीमतों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण और आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है।
ये पीडीएस की जो है वो परिभाषा है कि मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य ही है कि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनको जो है सस्ते कीमत पर जो है वो अनाज उपलब्ध कराया जाए ताकि उनकी खाद्य सुरक्षा की जो चीज़ें हैं वो सुनिश्चित की जा सके। तो यही है पीडीएस। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा जो है योजना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 के अनुसार, देखिए अगर आप दावा कर रहे हैं कि यह विश्व स्तर की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना है तो फिर इस दावे के पीछे का आपको प्रमाण देना बहुत ज़रूरी है। और प्रमाण आप दे रहे हैं कि जो खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 का आंकड़ा है तो उसके अंतर्गत 80 करोड़ से अधिक लोगों को इसमें जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की 75% और शहरी क्षेत्रों की 50% जो है आबादी इसमें आच्छादित है। मतलब अगर आप बता रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो है वो योजना है खाद्य सुरक्षा को लेकर के, तो ये भी आप बता रहे हैं कि करीब करीब 80 करोड़ लोग जो है वो 2013 में ही आच्छादित थे। वर्तमान में सोचिए कि इसका दायरा कितना व्यापक हो गया होगा। मतलब हमको लग रहा है कि जितने चाइना अमेरिका सॉरी चाइना इंडिया के बाद जो है उतनी पॉपुलेशन नहीं होगी किसी देश की जितना हम खाद्य सुरक्षा के तहत लोगों को अन्न मुहैया करा रहे हैं। मतलब 80 करोड़ आबादी करीब इस समय तो 1 अरब आबादी को जो है हम इसके दायरे में रखे हुए हैं। तो ये हमारे जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो है एक उपलब्धि भी कही जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं। फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चुनौतियाँ, अब चूंकि इतनी बड़ी आबादी को ये आच्छादित कर रही है, पहुंचा रही है चीज़ों को, तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। और सबसे पहली समस्या इसमें यही है कि लाभार्थियों की जो है वो पहचान करना। चूंकि इसके अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों को जो है वो शामिल किया गया है, किंतु जांच में फर्जी लाभार्थी जो है वो सामने आए हैं। मतलब इस योजना के तहत देखिए 2 टाइप के लाभार्थी जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। एक तो अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी और दूसरा प्राथमिकता वाले परिवारों, वही जो बीपीएल है, बिलो टू पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो यही 2 कैटेगरी के लोग आच्छादित हैं और इसी में करीब करीब हमारी 1 अरब जनसंख्या जो है वो है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है इसमें बहुत ऐसे लोग हैं कि जो एपीएल की सूची में है या बेहतर स्थिति में है, लेकिन फिर भी जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये कैसे लाभ उठा रहे हैं? तो ये सिस्टम की नाकामी कह लीजिए या लीकेज कह लीजिए। तो पहली तो लाभार्थियों की पहचान को लेकर के है। फिर भ्रष्टाचार एवं लीकेज, इसमें बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारी सब्सिडी वाले सामान को खुले बाजार में बेच देते हैं या लाभार्थियों को ऊंचे दाम पर बेच देते हैं। होता क्या है, इसमें जो है पर्टिकुलर एक मात्रा तक जो है वो गेहूं चावल जो होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं, फिर चीनी दी जाती है। तो जो इसमें जो अधिकारी लोग होते हैं, जो इसमें कार्यरत लोग होते हैं, वो करते क्या हैं कि उसमें उसकी मात्रा में जो है वो कटौती कर लेते हैं। और आज लोग जागरूक हो गए हैं, तमाम तरीके की चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जब ये योजना आई थी तो वाकई में इस विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार था। क्योंकि अगर किसी को 5 किलो अनाज मिलना था तो पहली बात तो बहुत लोग तो जा ही नहीं पाते थे लेने, उनको चीज़ों की जानकारी नहीं थी। कागज़ पे तो उनको मिल रहा होता था, ऐसा नहीं, कागज़ पे तो उनको मिल रहा था, लेकिन वास्तविकता जो लाभार्थी है उसको वो प्राप्त नहीं करता था। और अगर वो प्राप्त करते थे तो उनको जो है उसके लिए ज़्यादा कीमत देनी पड़ती थी। उनको ये पता नहीं था कि ये 2 रुपया 1 किलो 1 रुपये में ही मिलने वाली चीज़ें हैं। तो ये समस्या है। फिर बढ़ती सब्सिडी और वित्तीय बोझ, भाई इतनी बड़ी आबादी को जो है अगर इसके दायरे में लाया गया है तो सरकार पे एक वित्तीय दबाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और वही आप बता रहे हैं कि इसके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे खाद्यान्न की लागत खुदरा मूल्य से 6 गुना जो है वो अधिक है, जिससे योजना की स्थिरता को लेकर के संशय। मतलब ये योजना को लेकर के कि मतलब ये योजना कितना समय तक चल पाएगी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली योजना है और केंद्र सरकार का बहुत भारी व्यय इस पे होता है। और आजकल सरकारें देख ही रहे हैं कि मतलब अपने राजकोषीय घाटे को जो है वो कम करने की दिशा में अग्रसर है। और ऐसी स्थिति में यहाँ भी जो है इसके भी फंड को लेकर के कटौती की जा सकती है निकट भविष्य में। देखिए चुनावी ईयर्स में तो नहीं होगा, लेकिन करी जा सकती है। और जब करी जाएगी तो इस योजना की मतलब
दीर्घकालिकता पर जो है वो प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होते रहते हैं कि भाई कब तक इसका फ्यूचर है। चलिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ दो बैच चल रहे हैं, आप इसको देखिए। एक तो अब की बार मेंस पार, ये उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, और बहुत से बच्चे हमारे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, इसका लाभ ले रहे हैं। और उनमें देखा जाए तो फर्स्ट पेपर लगभग ख़त्म हो गया, 5th 4, 5 और 6 भी ख़त्म हो गया है। फर्स्ट पेपर ख़त्म होने के कगार पे, अब सेकंड थर्ड से शुरू होगा। लेकिन ये साइक्लिक प्रक्रिया में है, ऐसा नहीं है कि अभी भी बच्चे जो है नया एडमिशन भी ले सकते हैं। और उसका लाभ ये रहेगा कि अगर यहाँ जो हम प्रोवाइड करवाते हैं PDF क्वेश्चन, मतलब करीब करीब 500 प्रश्नों का PDF दे रहे हैं, अगर कायदे से वो इन चीज़ों को भी देख के जाते हैं तो मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतरीन स्थिति में रहने वाले हैं। क्योंकि जो प्रत्येक प्रश्न पत्र है करीब करीब 80 प्रश्न से 90 प्रश्न के बीच में हम यहाँ दे रहे हैं, तो सोचिए अगर वही कम समय में दोहरा के चले गए तो कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो ये उन बच्चों के लिए जो इस बार दे रहे हैं वो ज्वाइन करें इसको। और दूसरा है उन बच्चों के लिए जो हम इस बार किसी कारण से रह गए या जिनका उद्देश्य 2025 का PTA जो अक्टूबर में होने वाला है, तो वो इस बैच से जुड़े। और उनके लिए तो बहुत अच्छा अवसर है कि अभी पर्याप्त समय है। मतलब ये तो नहीं है कि PT पास हो लिए हैं और मुख्य परीक्षा की कोई तैयारी नहीं। इसी बार मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से कि जो बच्चे मुख्य परीक्षा पास किए, PT पास किए, उसमें से 40 से 50% बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी मुख्य परीक्षा की कोई तैयारी ही नहीं है। मतलब वो पहले से ही ये मान के चल रहे हैं कि सर हम RO कर लेते हैं या हम TGT PGT कर लेते हैं, क्योंकि PT तो पास हो गए लेकिन मुख्य परीक्षा में कुछ कर नहीं पाएंगे, तैयारी नहीं है। तो ऐसे प्रीलिम्स पास करके मतलब क्या आप तीर मार लेंगे? तो बेहतर यही है कि आप जो है पहले मुख्य परीक्षा को पढ़िए। अगर SDM बनने का टारगेट है, डिप्टी SP बनना चाहते हैं, तो तरीका ही है कि पहले मुख्य परीक्षा पढ़िए, और मुख्य परीक्षा के दौरान ही जब आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स अपने आप तैयार होता रहेगा। तो जो बच्चे इस बार अक्टूबर के लिए टारगेट कर रहे हैं वो इस बैच में आए। और यहाँ क्या है कि प्रत्येक टॉपिक से, मतलब उनका कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। वहाँ से न केवल PYQ प्लस संभावित प्रश्न दोनों कराए जाएंगे, और आपके पास पर्याप्त अवसर रहेगा कि इसको जो है आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सके। तो इसको ज्वाइन करिए। यहाँ भी वही है कि आपको डेली प्रश्न दिया जाएगा, आप उसको लिख करके दिखाएंगे, संस्थान के द्वारा मार्किंग की जाएगी इस तरीके से, और जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। अगर आपका आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है ये बताया जाएगा। और फिर जब सबकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो इस तरीके से मॉडल आंसर भी दिया जाएगा। तो यहाँ कंप्लीट तैयारी हो रही है मुख्य परीक्षा की। तो आप लोग जो भी बच्चे जिस कैटेगरी में हैं वो इसका लाभ उठाए, इससे जुड़े। फिर अगला है वितरण प्रणाली का त्रुटिपूर्ण होना, मतलब चुनौतियों को हम बता रहे हैं जो हमारी PDS है उसकी चुनौतियाँ क्या है। तो उसमें जो है एक तो है अनुचित मूल्य, मतलब PDS में अनुचित मूल्य एक बड़ी समस्या है, जिससे लाभार्थियों को खाद्यान्न की अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। ये खैर पीछे ही वाले पॉइंट से कुछ जुड़ रहा है। फिर FCI की भंडारण क्षमता में जो है वो कमी, जिससे अनाजों के खराब होने की स्थिति बनी रहती है। वर्तमान में तो नहीं दिख रहा, लेकिन अभी विगत 3-4-5 साल पहले की स्थिति ये रहती थी कि खाद्यान्न जो है, और ये बेसिकली कोविड के पहले, क्योंकि कोविड के पहले सरकारें जो है PDS को लेकर के इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थी। और अभी वर्तमान सरकार क्या है कि उसका बहुत ज़्यादा फोकस मतलब खाद्य सुरक्षा को लेकर के मेंटेन करना है। और चूँकि कोरोना के समय में इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा थी, लोग बेरोजगार हुए थे, लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं थे, उनकी क्रय शक्ति क्षमता घट गई थी, भाई नौकरी नहीं थी तो आर्थिक व्यवस्था वैसे डैमेज हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में इस योजना को पुनः जो है वो बहुत बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया गया और टारगेटेड जो है चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास किया गया। तो जो FCI के गोदामों में जो अनाज सड़ने की जो प्रवृत्ति देखी जा रही थी वो तो रुक गई, लेकिन पहले ये स्थिति बहुत ज़्यादा थी कि मतलब वो आम जनता को भी ना मिले और FCI में जो है वो सड़ जाए। और उसको तो कुछ रणनीति के तहत लोग सड़ा भी देते थे, बाद में वही लीकर कंपनियों को उसको औने पौने दाम पे बेच देते थे, उसका लाभ उठाते थे। तो मतलब FCI एक समय इतना ज़्यादा क्रीम विभाग था कि यहाँ क्या था कि लोग जाना चाहते थे कि ऊपरी इनकम ज़्यादा थी, लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा अनैतिक रूप से लाभ कमा रहे थे। तो अब तो सरकारें जो हैं वो बहुत ज़्यादा
चूँकि डीबीटी के माध्यम से या जो भी है कि पीओएस के माध्यम से बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। और अब इस डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो बड़ा ज़्यादा निराश हैं, वो डिस्टर्ब रहते हैं कि अब हमारी एक स्थिति क्या थी और मतलब कहाँ से कहाँ आ गए हम। लेकिन आप पहले गलत थे, अब सही हैं, और रियली में चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। सोचिए आप दूसरे का हक मार करके आप खूब बड़ा आदमी बनते जा रहे हैं, अमीर होते जा रहे हैं, ये तो न्याय नहीं है, ये तो समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ठीक है, जैसे जैसे लोग जागरूक होंगे, अपने अधिकारों को लेकर के लोग अवेयर होंगे, तो ये चीज़ें और ज़्यादा घटती जाएंगी। और इसीलिए वर्तमान में देख रहे होंगे धीरे धीरे सरकारी नौकरियों के प्रति लोगों का मुंह कम होता जा रहा है। क्योंकि अब क्या है कि जो सरकारी नौकरी में दो चीज़ें होती थी, एक तो कि भाई जॉब सिक्योरिटी, तो अब सरकारें क्या है उस पर भी सख्त हो गई हैं कि आप अगर बहुत आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, विभागीय परीक्षाएं होंगी, तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो एक जो था कि भाई निश्चितता था वो खत्म हुआ। दूसरी चीज़ यहाँ क्या था कि भ्रष्टाचार, अनैतिक भ्रष्टाचार आप कर सकते थे, तो उस पर भी सरकार जो है वो एकदम तलवार चला रही है, तो वहाँ से भी आपकी संभावना खत्म हो रही है और आपकी जवाबदेहिता जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अब लोग जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और वाकई में अगर कुछ बड़ा करना है तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन ये भी है कि आपको हार्ड वर्क करना भी पड़ेगा। यदि हार्ड वर्क करेंगे तो यहाँ आपके पास और ज़्यादा अवसर है आपकी अपनी क्षमता को दिखाने का। तो ये चीज़ें हैं। तो एफसीआई के भंडारण क्षमता में जो कमी की आप चर्चा कर दीजिए। फिर खराब गुणवत्ता के खाद्यान्नों की जो है वो आपूर्ति। अधिकांश लाभार्थियों की यह शिकायत होती है कि राशन की गुणवत्ता कभी कभी तो ठीक होती है किंतु अधिकांशतः जो है इसमें गुणवत्ता खराब ही रहती है। और ये समस्या रहती है क्योंकि हम तो कई कभी चले जाते हैं एफसीआई के गोदाम पे, कई ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं, मित्र हैं, लोगों के साथ देखते रहते हैं। तो चूंकि हम पढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें जब हम जाते हैं तो दिमाग लिंक करता है, कैच करता है। तो देखते हैं, हाथ से उठा के देखते हैं, गेहूं तो फिर भी कुछ हद तक ठीक रहता है, लेकिन चावल की क्वालिटी बहुत गंदी रहती है और उसमें इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल का अनावश्यक मिलावट की जाती है उसका वजन बढ़ाने के लिए, तो क्वालिटी तो ख़राब होती है। और कभी कभी तो ये स्थिति रहती है कि उसमें कीड़े पड़े रहते हैं। तो ये एक चुनौती है एफसीआई को लेकर के। फिर पोषण सुरक्षा का अभाव, जो अगला पीडीएस सिस्टम की जो कमी है कि पीडीएस में क्या दिया जाता है, गेहूं, चावल और चीनी जैसे कुछ बुनियादी वस्तुओं के वितरण पर ही ध्यान केंद्रित किया है, जबकि पोषण हेतु तो अन्य खाद्यान्नों की भी आवश्यकता होती है जैसे दाल, तेल आदि। मतलब पीडीएस में मिलता क्या है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है और कभी कभी जो है वो चीनी मिल जाती है। तो ये तीनों चीज़ें मतलब आपको कार्बोहाइड्रेट तो दे देती हैं, लेकिन प्रोटीन की जो अनिवार्यता होती है, भाई अगर आपको पोषण युक्त भोजन करना है तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ आपको प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। और प्रोटीन कहाँ मिलती है, दाल में मिलती है, तेल में मिलती है, डेयरी फॉर्म में मिलती है, पोल्ट्री फॉर्म से मिलती है, और वो चीज़ें इसके तहत कवर ही नहीं की जाती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि मतलब आप केवल जो है वो लोगों को भूखमरी से मरने से रोक रहे हैं। और इसीलिए जो भारत की जो सर्वे होता है उसमें एक बड़ी आबादी जो है वो कुपोषित है। मतलब हम भूख से मर तो नहीं रहे हैं, भाई कार्बोहाइड्रेट रोटी चावल मिल रहा है, जीवन चल रहा है, लेकिन पोषण युक्त भोजन नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पोषित नहीं है, कुपोषित हैं। तो यही चीज़ें हैं। और सोचिए 1 अरब आबादी के इसी पे डिपेंड है, तो ऐसे में ज़रूरत क्या है, और वो समाधान में हम बताएंगे भी कि इसमें जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को भी जो है शामिल करने की ज़रूरत है। तो इसके प्रभावी एवं पारदर्शी बनाने के तरीके जो आपका अगला पॉइंट है, क्योंकि अभी तक आपने पीडीएस सिस्टम क्या है उसके बारे में चर्चा की, फिर पीडीएस सिस्टम की चुनौतियां क्या है, अब इन्हीं चुनौतियों को कैसे जो है समाधान कर लिया जाए, क्योंकि यही आपके प्रश्न का जो है सेकंड पार्ट हो गया। क्योंकि अगर आप चुनौतियों का समाधान कर ले रहे हैं तो वो प्रभावी हो जाएंगी, दक्ष हो जाएंगी, किफ़ायती हो जाएंगी। तो सबसे पहले आधार लिंक्ड डिजिटलाइज्ड राशन कार्ड, मतलब वही है कि जो आधार से लिंक्ड जो डिजिटल राशन कार्ड की बात होती है तो उसको जो है वो लागू करने की ज़रूरत है। और इस दिशा में सरकार जो है बहुत आगे बढ़ भी चुकी है, क्योंकि अब जो आपके पास जो पुराना वाला राशन कार्ड था वो अब कहीं से मान्य नहीं रह गया। अब आधार से लिंक राशन कार्ड मिल रहा है और इसमें जो है भ्रष्टाचार की संभावना बहुत कम, क्या मतलब नगण्य हो गई है।
फिर कंप्यूटरीकृत उचित मूल्य की दुकानें, पॉइंट ऑफ सेल की स्थापना। मतलब ये है कि अगर आप जा करके कोई भी लाभार्थी है तो पहली बात तो ये उचित मूल्य की जो दुकानें हैं पीडीएस सिस्टम के तहत जहाँ से ये राशन मिलते हैं, तो आप कोई भी लाभार्थी वो जाएगा, अपना उसको अंगूठा लगाना पड़ेगा, तभी वो मशीन कंसीडर करेगी। ये नहीं है कि जो कोटेदार हो वो देते रहें और अपना अंगूठा लगाते रहें। एक अंगूठा अपना लगा लेंगे, अगर अपना लगाएंगे तब भी पकड़े जाएंगे। तो ये चीज़ें भी जो है बहुत अच्छी है। और चूँकि हम गाँव से भी जुड़े रहते हैं, जाते ही रहते हैं, तो अभी हमारे गाँव गए थे कुछ दिन पहले ही होली में, तो इस पे बातचीत चल भी रही थी। तो जो कोटेदार हैं वो हमारे परिचित हैं, तो आए हुए थे, तो हम उनसे पूछे कि क्या स्थिति है, तो बोले अरे सर अब बहुत स्थिति खराब है, अब तो समझ लीजिए कि दुकान चलाना भारी पड़ रहा है। अब वो क्यों भारी पड़ रहा, ऐसा नहीं कि अभी भी लाभ नहीं है, लेकिन कहाँ पहले बहुत बल्क में लाभ था, अब बहुत सीमित हो गया है। क्यों नहीं लाभ है, क्योंकि वही है कि भाई अब प्रत्येक लाभार्थी जब तक अपना अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक जो है वो कंसीडर ही नहीं करेगा। तो अब जो लीकेज होता था वो रुक गया है। फिर डीबीटी को बढ़ावा देना, ये बी कर लीजिए, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो मतलब होता नहीं कि भाई हम डायरेक्ट जो है लाभार्थी के खाते में पैसा भेज दें, वो अपनी चीज़ों को परचेज कर ले। इससे प्रतिवर्ष लगभग 30,000 करोड़ की बचत हो रही है। तो डीबीटी योजना जो है ये कितनी महत्वपूर्ण योजना है। और जब ये आई थी तो बहुत ज़्यादा जो है सरकारें हंगामा कर रही थी, और वर्तमान में तो चूँकि ये मनमोहन सिंह के समय में ये योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था, वही उनके जो सेकंड कार्यकाल था उसके लास्ट समय में, और वर्तमान जो सत्ताधारी सरकार है वो उसने खूब विरोध किया था कि ये तो चूँकि आधार की बात हो रही थी, आधार से लिंक्ड बैंक को कराने की बात हो रही थी, तो भाजपा वालों ने खूब विरोध किया था कि ये जो है हमारे पर्सनल डाटा को लीक करेंगे और हमारी जानकारी उठाएंगे, सारी चीज़ें। और आज सबसे ज़्यादा उसका उपयोग वर्तमान सरकार ही कर रही है, भाजपा ही कर रही है। तो देखिए इसलिए सरकारों के चरित्र पे मत जाइए, देखिए अंधभक्त मत बनिए। मतलब अगर कांग्रेस की कुछ चीज़ें अच्छी हैं तो उसको सपोर्ट करिए, कुछ चीज़ें गड़बड़ है तो उसका विरोध करिए। वर्तमान सरकार, क्योंकि सरकारें जो हैं कभी भी एकदम संपूर्ण सत्य नहीं हो सकती, उनमें कमियां होती हैं। और चूंकि ये हमारे प्रतिनिधि होते हैं, हमारे नुमाइंदे होते हैं, हमारे लोग होते हैं, और इनको नियंत्रित करने का जो एक चाबुक है वो हमारे हाथ में है। तो चाबुक चलाते रहिए, अपने अधिकारों को लेकर सजग रहिए, नहीं तो आपके अधिकारों को उड़ाने के लिए जो है दुनिया समाज में बहुतेरे लोग बैठे हुए हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आपका ही प्रतिनिधि जो होता है, जो एमएलए होते हैं, जो सांसद होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, छोड़िए एमएलए सांसद ब्लॉक प्रमुख, अब तो प्रधान की बात देख लीजिए कि आपका ही प्रतिनिधि होता है, कहने को तो आपका सेवक है, लेकिन जैसे ही वो 5 साल अगर सत्ता में रह गया तो वो इतना ज़्यादा आगे बढ़ जा रहा है अनैतिक लाभ लेकर के। और वो अनैतिक लाभ क्यों पा जा रहे हैं, क्योंकि हम जागरूक नहीं अपने अधिकारों को लेकर के। खूब आरटीआई करिए, अगर प्रधान आपको कहीं से कुछ समस्या चीज़ें पारदर्शी नहीं दिख रही, अब तो आरटीआई एक ऐसा साधन आ गया है। और इसके लिए भी मनमोहन सिंह सरकार जो है बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है कि आरटीआई लगाइए, वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी प्रधानपति की या जो स्थानीय जो नेतृत्व उनकी ही नहीं, प्रशासन के लोगों की भी स्थिति खराब हो जाएगी। आप आरटीआई अपने अधिकारों को लेकर के लगाइए, तो मांगिए तो चीज़ों को, तो जागरूक रहिए। यदि आप जागरूक नहीं रहेंगे तब समस्याएं हैं, और यदि आप जागरूक रहेंगे तो सही मायने में लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब हम अपने अधिकारों को लेकर के मुखर रहें। क्योंकि लोकतंत्र मतलब हमारा ही तंत्र है, और अगर हम ही निष्क्रिय रहेंगे तो फिर कितना आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए खूब जागरूक बने रहिए। फिर भंडारण क्षमता में सुधार की बात किया जाए तो शांता कुमार समिति ने भंडारण एवं वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निजी भागीदारी की जो है वो सिफारिश की थी। भाई पहले क्या था कि एफसीआई के गोदाम बहुत सीमित थे, और इतनी बड़ी आबादी को जो है वो खाद्यान्न पहुंचाना होता था। तो जब इनकी खरीद की जाती थी, जैसे अभी गेहूं कटा हुआ है, गेहूं सीजन में अब सरकारें खूब खरीद कर रही हैं। अब इस खरीदे हुए गेहूं को अगर सुरक्षित एफसीआई के गोदामों पर भंडारित न किया जाए तो फिर इनके खराब होने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद जो है वर्षा ऋतु शुरू हो जाएगी, सब सड़ जाएगा। और पहले यही स्थिति थी कि मतलब खाद्यान्न का परचेज तो होता था एमएसपी पे, लेकिन
भंडारण की चीज़ें नहीं थी, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, तो चीज़ें खराब होती थी। तो जो शांता कुमार समिति इसको लेकर के पीडीएस सिस्टम को लेकर के गठित की गई थी कि इसमें क्या बेहतर प्रयास किए जाए, तो उसने जो एक सुझाव दिया था कि भंडारण के साधनों को जो है वो और विकास किया जाए, मतलब जो वेयर हाउस है, कोल्ड स्टोरेज है, उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। फिर खाद्यान्नों का दायरा बढ़ाया जाए, मतलब पीडीएस में स्थानीय अनाज को शामिल करने से लागत कम होगी और पोषण सुरक्षा भी जो है वो सुनिश्चित होगी। मतलब वही है कि पीडीएस में क्या है कि अभी जो है गेहूं चावल और कभी कभी चीनी, लेकिन अगर जो स्थानीय प्रोडक्ट है, भाई कहीं होता है कि मटर बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं जो है सरसों अच्छा हो रहा है, तो वहाँ के स्थानीय जो फूड है उनको भी जो है वो दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो स्थानीय, उसकी लागत भी कम आएगी, वहाँ के एग्रीकल्चर को भी एक आधार मिलेगा और लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन में भी विकास होगा, मतलब उनको पोषण युक्त भोजन भी मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है और इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और वर्तमान सरकार जो है इसमें जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देने का प्रयास भी कर रही है। मतलब तो अगर इसमें मोटा अनाज आएगा तो कितना पोषण युक्त होता है। और ये क्षेत्र विशेष की चीज़ जो होती है, भाई कहीं ज्वार ज़्यादा होता है, कहीं अच्छा, कहीं बाजरा होता है, कहीं रागी होता है, तो अगर वो सब चीज़ों को लाया जाए तो जो हमारा एक खाद्य बास्केट है वो और ज़्यादा समृद्ध होगा। और सबसे लास्ट में कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है वो योजना को लागू किए जाने की ज़रूरत है। मतलब ये इतना बड़ा पहल है। और जीएसटी में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की बात हो रही है तो नहीं, वो एक वन नेशन वन इलेक्शन पे मैंने बताया था, तो वन नेशन वन इलेक्शन की चीज़ें क्यों नहीं हो सकती हैं। और सही बात है, ये जो पहल है, अब देखिए चूँकि राशन कार्ड जो है आपका डिजिटल होता जा रहा है और सरकारें ये सुविधा दे रही हैं कि अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का किसी गांव का निवासी है और वो तमिलनाडु में चाहे कि अपने जो उसको खाद्य सुरक्षा के तहत जो उसको अनाज मिल रहा है, तो वहाँ के जो है वो उचित जो सरकारी जो दुकान होती है वहाँ जा कर के चीज़ों को आप वो अंगूठा लगाए अपना और वहाँ से वो राशन ले ले। तो कितनी बढ़िया पहल है। क्योंकि होता क्या है, सपोज करिए कि गांव में क्या है कि 10 लोगों का राशन कार्ड बना हुआ है और वो शहर में रह रहे हैं, तो 10 में से क्या है कि 2 ही लोग जा कर के अपना राशन उठा पाते हैं, बाकी 8 लोगों का राशन क्या है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। बल्कि ऐसा नहीं कि ये 8 लोग जो है, 8 लोगों की ज़रूरत तो इनको भी है, लेकिन वही है कि रोजी रोटी के चक्कर में, रोजगार के लिए वो शहरों में जा रहे हैं और शहरों में रह रहे हैं। तो अब सोचिए कि भाई अगर जितना वो अनाज लेने गांव जाएंगे या अपने क्षेत्रीय दुकान पे जाएंगे, उससे क्या होगा कि उससे ज़्यादा उनका जो है आने जाने में खर्चा हो जाएगा, भाड़ा पे खर्चा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर यही जो 8 लोग जो गांव से उठ करके शहर आ गए हैं और ये अपने जो है 1.5-2 किलोमीटर पे जो दुकानें हैं वहाँ जा करके चीज़ें पा जाए, तो ये इनके जो है मतलब लाइफ स्टाइल में कितना जो है गुणात्मक परिवर्तन लाएगा, आप समझ नहीं सकते। कि भाई कम से कम इनको जो है खाद्य सुरक्षा की जो चीज़ें वो सुनिश्चित हो जाएंगी कि इनकी गरीबी में कुछ तो चीज़ें कम होंगी, नहीं तो फाइनली इनको ये भी चीज़ें खरीदनी पड़ती। तो वही प्रयास है कि एक देश एक राशन कार्ड, और ये भी बहुत अच्छा पहल है, तो आप इसको ज़रूर दीजिएगा इसमें। फिर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पीडीएस करोड़ों लोगों को राशन पहुंचा रही है, किंतु इसे और दक्ष एवं किफ़ायती बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए शांता कुमार कमेटी और बाधवा, देखिए ध है, बाधवा समिति की अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए ताकि यह अपने उद्देश्यों को और बेहतर जो है क्रियान्वित कर सके। देखिए निष्कर्ष में आपको क्या है कि हमेशा सकारात्मक बने रहना। ऐसा नहीं है कि बस निष्कर्ष में दे दीजिए कि ये जो पीडीएस है बहुत बेकार काम कर रही है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा लीकेज है, इसको बंद कर देना चाहिए। ऐसा कभी भी निष्कर्ष आपको नहीं देना। और आपको इसलिए भी नहीं देना कि भाई आप सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बनिए, सकारात्मक रखिए। और ठीक है, अगर 100 करोड़ लोग इससे जो है जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि 60-50 करोड़ तक ही चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन पहुंच तो रही, इतने लोग तो लाभान्वित हो रहे हैं। अब आपका ये प्रयास होना चाहिए कि जो बाकी लोग हैं कैसे उनको इस व्यवस्था में लाई जाए, ना कि ये 30-35 करोड़ लोगों के को जो नुकसान हो रहा है उससे इस योजना को जो है वो बंद कर दिया। तो ये प्रयास नहीं होने चाहिए। और ये अप्रोच जो है आप अपने जीवन में भी मत रखिए कि अगर कभी भी कुछ समस्या आया तो बस पलायनवादी दृष्टिकोण मत अपना लीजिएगा कि बस नहीं,
अब इसको बंद ही करो, थोड़ा सा जूझिएगा, क्योंकि जो जूझता है वही जो है वो सिकंदर बनता है। चलिए, ये कुछ लिंक्स है। एक तो समृद्धि IAS का हमारा जो है टेलीग्राम, इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि यहाँ जो भी हमारे बैचेज चल रहे हैं उसका PDF आपको मिल जाता है, करंट अफेयर्स की चीज़ें मिलती रहती हैं, और कोई भी सूचना, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले हमारे एडमिन्स के द्वारा यहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तो बहुत फ्रूटफुल जो है वो प्लेटफॉर्म है 24 घंटा हमसे जुड़े रहने का। और ये 2 चैनल है, एक तो यूट्यूब समृद्धि IAS का जिससे हम आप अभी रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल जो है आपके लिए बेहद उपयोगी हैं, और यदि अभी तक आप लोगों ने इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि एक समय के बाद यहाँ देखेंगे कि अभी भी कितनी चीज़ें पढ़ रही हैं, और एक समय के बाद इसकी निरंतरता जो है वो बढ़ती जाएगी। मतलब अभी तो ये मतलब वही है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, तो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए, ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं, यदि आपको हमसे बात करना होगा या हमारे किसी बैच से जुड़ना होगा तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं।